राधा देवी की उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक थी। वो छोटे से शहर मुरादपुर में अपने बेटे करण और बहू सिमरन के साथ रहती थीं। घर बड़ा था, दिल छोटे हो गए थे। राधा देवी सुबह 4 बजे उठती थीं, तुलसी को जल देती थी और फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने की कोशिश करती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रसोई का दरवाजा उनके लिए जैसे बंद होता जा रहा था। बहू सिमरन की एक तीखी नजर ही काफी थी कि राधा देवी बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चली जाती थीं। सिमरन एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट थी। हिसाब किताब उसकी रगों में था। घर का हर पैसा वो गिन गिन कर खर्च करती थी। उसे लगता था कि राधा देवी का खाना बनाना, चाय पीना, पड़ोसियों को बुलाना, ये सब फिजूल खर्ची है। मन ही मन वो अक्सर सोचती कि सासू माँ अब बुजुर्ग हैं, इन्हें बस एक वक्त की दाल रोटी चाहिए। लेकिन वो भूल जाती थी कि राधा देवी ने पूरी जिंदगी इस घर को अपने हाथों से सींचा था। उनका ये घर उन्हीं की मेहनत और त्याग की नींव पर खड़ा था। सिमरन को ये दिखता नहीं था, क्योंकि वो देखना नहीं चाहती थी। एक शाम राधा देवी ने बड़े प्यार से सिमरन से कहा, बेटा, आज मेरा मन मूंग की दाल का हलवा बनाने का कर रहा है। कल मेरे पुराने परिचित विमला जी आने वाली हैं। उनके साथ थोड़ा कुछ मीठा खाएंगे। सिमरन ने बिना आंख उठाए फोन से नजर हटाए बिना ही जवाब दिया, माँ जी, घर में मावा नहीं है, दूध कम है और घी तो आप जानती ही हैं कितना महंगा हो गया है। अगर मीठा खाना है तो कोई फल खा लीजिए या फिर बाजार से मिठाई मंगा लीजिए। राधा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और वापस अपने कमरे में आ गईं। करण दिन भर ऑफिस में रहता था और शाम को घर आने के बाद थका हुआ होता था। उसने कभी अपनी माँ और पत्नी के बीच के इस ठंडे तनाव को गंभीरता से नहीं लिया। वो सोचता था कि छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन जो बात वो नहीं देख पा रहा था वो ये थी कि उसकी माँ धीरे धीरे अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करने लगी थीं। राधा देवी ने कभी बेटे से शिकायत नहीं की। उन्हें डर था कि बेटे और बहू के बीच दरार न पड़ जाए। यही उनका सबसे बड़ा स्वभाव था और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगले दिन सुबह 10 बजे विमला जी आईं। वो राधा देवी की बचपन की सहेली थीं। 30 साल बाद मिल रही थीं। दोनों की आंखें भर आईं। राधा देवी उन्हें बैठक में बैठाकर कहने लगीं, रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। विमला जी ने कहा, अरे नहीं राधा, तू बैठ, मुझे बस तुझसे बातें करनी है। लेकिन राधा देवी को पता था कि मेहमान के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। वो रसोई में गई तो सिमरन वहीं खड़ी थी। राधा देवी ने धीरे से कहा, बेटा, बस 2 कप चाय और थोड़े से बिस्किट निकाल दो। सिमरन ने बिस्किट का डिब्बा टेबल पर पटका और बाहर निकल गई। विमला जी सब देख रही थीं। उन्होंने धीरे से राधा का हाथ थामा और पूछा, कैसी हो सच में? राधा देवी की आंखें छलछला आईं। बोली, ठीक हूँ विमला, बस थोड़ा अजीब लगता है। पहले ये घर मेरा था, अब लगता है जैसे किराए पर रह रही हूँ। अपनी ही रसोई में जाने से पहले 2 बार सोचती हूँ। विमला जी ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, तुमने उसे जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है। अब वो समझ रही है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है। याद रखो, जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी दूसरे भी नहीं करते। राधा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में कुछ हिला जरूर। उस रात राधा देवी देर तक नहीं सोईं। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थीं। जब करण छोटा था तब राधा देवी ने अपनी कढ़ाई कला बेचकर उसकी फीस भरी थी। उन्होंने कभी किसी से 1 पैसा नहीं मांगा। अपने हाथों से कशीदाकारी करके कपड़े बेचती थीं और घर चलाती थीं। वो हुनर आज भी उनकी उंगलियों में जिंदा था, बस उन्होंने खुद उसे दबा दिया था। विमला की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थीं। राधा देवी ने उस रात एक फैसला किया, न रोने का, न शिकायत करने का, बल्कि कुछ करने का। अगली सुबह राधा देवी ने अपने कमरे के कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें उनकी पुरानी कढ़ाई की सुइयां, रंग बिरंगे धागे और अधूरे बने दुपट्टे रखे थे। ये सब कम से कम 15 साल से बंद था। राधा देवी की उंगलियां उन धागों को छूकर जैसे जवान हो गईं। उन्होंने एक पुराना दुपट्टा उठाया और काम शुरू किया। धीरे धीरे एक टांका। उस दिन से हर सुबह वो अपने कमरे में बैठकर कढ़ाई करतीं। सिमरन को लगता था शायद बस टाइम पास कर रही हैं। करण ने एक बार देखा और मुस्कुरा कर चला गया। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 1 हफ्ते बाद विमला जी का फोन आया। उन्होंने पूछा, राधा, तुमने सोचा क्या? राधा देवी ने कहा, हाँ विमला, मैंने कढ़ाई फिर शुरू की है। विमला जी खुश हो गईं और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है।
सुनो, हमारे शहर में एक महिला स्वयं सहायता समूह है। वो हस्तकला का काम करने वाली महिलाओं को जोड़ता है और उनका काम शहर के बड़े बड़े प्रदर्शनियों में बिकवाता है। तुम्हारे हाथ का काम मैंने देखा है। तुम्हारी कढ़ाई बेजोड़ है राधा। क्या तुम इसमें जुड़ना चाहोगी? राधा देवी के मन में पहली बार महीनों बाद एक उत्साह जागा। उन्होंने कहा, एक बार मिलाओ उन लोगों से। अगले मंगलवार विमला जी राधा देवी को उस समूह में ले गईं, जिसका नाम था उमंग महिला मंडल। वहां 15 से 20 महिलाएं थीं। कोई बुन रही थी, कोई रंग कर रही थी, कोई मिट्टी के बर्तन सजा रही थी। समूह की अगवा थीं सरला दीदी, 55 साल की, बेहद जोशीली महिला। उन्होंने राधा देवी का काम देखा और कहा, बहन जी, ये तो अद्भुत है। इतनी बारीक कढ़ाई आजकल बहुत कम लोगों को आती है। आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपका काम दिल्ली की एक प्रदर्शनी में भेजेंगे। राधा देवी के चेहरे पर उस दिन वर्षों बाद एक असली मुस्कान आई। राधा देवी अब हर दिन मंडल जाती, कभी पैदल, कभी ऑटो से। सिमरन ने एक दिन देखा कि सासू माँ सुबह तैयार होकर निकल रही हैं। उसने करण से कहा, तुम्हारी माँ कहाँ जाती हैं इतनी सुबह? करण ने कंधे उचकाए और बोला, मालूम नहीं, शायद मंदिर। लेकिन राधा देवी मंदिर नहीं जा रही थी। वो अपना एक नया संसार बना रही थी। मंडल में उनकी कढ़ाई की तारीफ होती, उन्हें सम्मान मिलता, वहां उनकी राय ली जाती थी। घर में जो खालीपन था वो वहां भर जाता था। राधा देवी अब पहले से अधिक खुश दिखती थीं। एक दिन डाक में एक लिफाफा आया। सिमरन ने देखा, लिखा था राधा देवी के नाम। उसने पलटकर देखा, भेजने वाले का नाम था उमंग महिला मंडल। सिमरन को अजीब लगा। उसने राधा देवी से पूछा, माँ जी, ये कहाँ से आया? राधा देवी ने शांति से लिफाफा लिया और खोला। अंदर एक चेक था, 12,000 रुपए का। दिल्ली की प्रदर्शनी में उनके 2 दुपट्टे और एक शॉल बिके थे। राधा देवी ने चुपचाप चेक अपनी अलमारी में रख दिया। सिमरन वहीं खड़ी रह गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पहली बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर आप इस तरह की दिल को छूने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनना पसंद करती हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आए, आप सबसे पहले उसे सुन सकें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए, अब वापस चलते हैं राधा देवी की इस बेहद खास कहानी की तरफ। उस रात करण ऑफिस से जल्दी घर आया। सिमरन ने उसे वो चेक की बात बताई। करण पहले तो चौंक गया, फिर उसने माँ से सीधे पूछा, माँ, ये कढ़ाई का काम, मंडल, ये सब कब से? राधा देवी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, करीब 2 महीने से। विमला ने बताया था। अच्छा लगा तो जुड़ दें। करण को अचानक अपनी माँ की आंखों में एक नई रोशनी दिखी, जो पहले नहीं थी। उसे याद आया कि बचपन में माँ की कढ़ाई देखकर सारा मोहल्ला आता था। वो हुनर माँ के अंदर सोया हुआ था। उसने माँ को कभी जगाने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे खुद पर शर्म आई। करण ने जब माँ की तारीफ की तो सिमरन के मन में एक अजीब सी करवाहट उठी। उसने कहा, हाँ ठीक है, शौक पूरा हो गया, लेकिन इससे घर चलेगा थोड़ी ना। 12,000 में क्या होता है? राधा देवी ने ये सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। करण ने जरूर कहा, सिमरन, ये पैसों की बात नहीं है, माँ को खुशी मिल रही है। सिमरन ने विषय बदल दिया और खाना परोसने चली गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। 12,000 की वो राशि उसके दिमाग में घूमती रही। वो सोचती रही कि सासू माँ तो घर में बैठी थी, ये कब हो गया सब? महीने बीतते गए। राधा देवी की कढ़ाई की मांग बढ़ती गई। सरला दीदी ने उन्हें मंडल की उपाध्यक्ष बनाया। वो अब नई महिलाओं को कढ़ाई सिखाने लगीं। उनके पास अब खुद का एक छोटा सा वर्ग था, जहां वो हर हफ्ते 10-12 महिलाओं को प्रशिक्षण देती थीं। एक स्थानीय अखबार ने उनका छोटा सा इंटरव्यू लिया। उसमें उनकी तस्वीर छपी थी, एक गरिमामयी बुजुर्ग महिला जो अपनी उम्र में नई शुरुआत कर रही हैं। करण ने वो अखबार घर लाया और दीवार पर लगाया। सिमरन ने उसे एक बार देखा और आंखें फेर ली, लेकिन मन का कुछ हिस्सा हिल चुका था। एक दिन सिमरन के मायके से उसकी माँ का फोन आया। बातों में पता चला कि सिमरन के पिताजी रिटायर हो चुके हैं और घर में थोड़ी तंगी है। सिमरन की माँ ने कहा, बेटा, तेरे पापा को घुटने का दर्द है, दवाई का खर्च बढ़ गया है, अगर हो सके तो थोड़ी मदद कर दो। सिमरन के गले में कुछ अटक गया। उसके खुद के हाथ तंग थे, क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दी थी। करण से मांगना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसों की जरूरत कब और कैसे पड़ जाती है, ये कोई नहीं जानता।
ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसी शाम राधा देवी बाहर से आईं। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने सिमरन को बुलाया और कहा, बहू सुनो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और दवाई का खर्च बढ़ा है। ये लो, 5,000 रुपए हैं, अपनी माँ को भेज दो। सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हतलाते हुए पूछा, माँ जी, ये आप क्यों? राधा देवी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ भी किसी की माँ है। दूसरों की जरूरत पर आंखें बंद करना मुझे नहीं आता बेटा। सिमरन की आंखें भर आईं। ये वही राधा देवी थीं जिन्हें वो एक कप चाय के लिए रोकती थीं। उस रात सिमरन अपने कमरे में बहुत देर तक जागती रही। उसके दिमाग में एक के बाद एक पुराने दृश्य आते रहे। वो दिन जब उसने बिस्किट का डिब्बा पटका था, वो पल जब मूंग के हलवे की बात को उसने टाल दिया था, वो शाम जब विमला जी आई थीं और वो अंदर नहीं आई थी उनसे मिलने, वो क्षण जब राधा देवी की आंखें छलछलाई थीं लेकिन उसने देखा ही नहीं था। सिमरन को समझ आया कि उसने एक इंसान को धीरे धीरे कितना अकेला कर दिया था और उस इंसान ने फिर भी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अगली सुबह सिमरन रसोई में पहले पहुंची। उसने राधा देवी की पसंद की मूंग की दाल भिगोई और हलवा बनाने की तैयारी शुरू की। जब राधा देवी कमरे से निकलीं तो रसोई से मीठी खुशबू आ रही थी। उन्होंने रसोई में झांका तो देखा सिमरन हलवा बना रही है। राधा देवी कुछ बोली नहीं। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, माँ जी, आज आपकी पसंद का हलवा बनाया है, आइए साथ में नाश्ता करते हैं। राधा देवी चुपचाप आकर बैठ गईं। उनकी आंखें नम थीं लेकिन चेहरे पर शांति थी। नाश्ते के बाद सिमरन ने राधा देवी का हाथ थामा और कहा, माँ जी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं सोच पाई कि आप भी एक इंसान हैं जिनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। मैं सिर्फ हिसाब लगाती रही और आपको गिनती में नहीं रखा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राधा देवी ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, बहू, तुम समझ गई, यही बहुत है। घर वो नहीं होता जहां दीवारें होती हैं। घर वो होता है जहां दिल होते हैं, और दिल जोड़ने के लिए समझ चाहिए, हिसाब नहीं। सिमरन फूट फूट कर रो पड़ी। करण नाश्ते की मेज पर आया तो उसने सास बहू को एक साथ बैठे देखा। माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने पूछा, क्या हुआ? सिमरन ने कहा, कुछ नहीं, बस आज से ठीक से शुरुआत हो रही है। करण को पूरी बात बाद में पता चली। वो रात को माँ के पास गया और उनके पैर छुए। बोला, माँ, मैंने भी तुम्हें नज़रअंदाज किया। तुम घर में ठीक हो या नहीं, ये मैंने कभी सीधे नहीं पूछा। मुझे माफ़ करना। राधा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, माफ़ी नहीं बेटा, बस आगे ध्यान रखना। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। अगले महीने उमंग महिला मंडल की वार्षिक प्रदर्शनी थी। राधा देवी ने खुद बताया और सिमरन और करण को साथ चलने को कहा। वहां पहुंचने पर दोनों हैरान रह गए। एक पूरा स्टॉल राधा देवी की कढ़ाई का था। उनके नाम की तख्ती लगी थी। लोग रुककर उनका काम देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, खरीद रहे थे। सरला दीदी ने मंच पर राधा देवी को बुलाया और कहा, ये हमारे मंडल की आत्मा है। सिमरन वहां खड़ी अपनी सासू माँ को देख रही थी, एक स्वाभिमानी, हुनरमंद, जिंदा दिल महिला को, और उसके मन में गर्व उठा। उस गर्व में थोड़ी शर्म भी मिली हुई थी। घर लौटने के बाद तीनों ने साथ में खाना खाया। पहली बार उस टेबल पर हंसी गूंजी। सिमरन ने कहा, माँ जी, क्या आप मुझे भी कढ़ाई सिखाएंगी? राधा देवी ने आश्चर्य से देखा और फिर हंस पड़ी। बोली, अरे क्यों नहीं, कल से ही शुरू करते हैं। करण ने कहा, और माँ, अब हर महीने आपके मंडल की बैठक में हम भी आएंगे। राधा देवी की आंखें चमक उठीं। उस शाम तीनों ने साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखीं। राधा देवी ने अपनी पुरानी कढ़ाई की किताबें निकालीं। घर में एक नई महक फैल गई, न खाने की, न फूलों की, बल्कि अपनेपन की। दोस्तों, राधा देवी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी रोई नहीं, कभी लड़ी नहीं। उन्होंने बस खुद को फिर से जिंदा किया, और जब वो जागी तो उनके आसपास के लोग भी जागे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा करना सबसे बड़ी भूल है। उनका अनुभव, उनका हुनर, उनकी मौजूदगी, ये सब घर की असली दौलत होती है, और जो लोग इसे नहीं समझते वो एक दिन खुद ही पछताते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई राधा देवी हैं तो आज ही उनसे मिलिए, बात कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेवा है।